गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को मैंने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाया था कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है उनके अंदर क्या हुआ था कि नगर और महाद्वीप जो थे वो उभर कर हमारे सामने आए थे। और उन नगर्स में जैसे चनहुदड़ो है, मोहनजोदाड़ो है, ठीक है, हड़प्पा था, और इसके आसपास के कई सारे ऐसे नगर थे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड पर उभरे थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था वो 2600 टू 1900 था। और हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर सेल खड़ी पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, जिनसे हम क्या करते थे, मोहर वगैरह बनाते थे। ठीक है। उसके बाद था कि 16 महाजनपद इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इसमें 16 महाजनपद में वज्जी, मगध, कौशल, अवंती, कुरु, पांचाल और गांधार। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है मगध, क्योंकि मगध आज के टाइम पे जो बिहार है ना, उसको पहले टाइम पर मगध बोला जाता था। ठीक है। तो मगध ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो भूमिका निभाई है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लोहे की, तो 6th सेंचुरी में लोहे की खोज की गई थी। ठीक है। लोहे की खोज करने का सिर्फ एक ही इंटेंशन था कि लोहे के बने औजारों का इस्तेमाल जो था ये युद्ध में कर सकें। मगध जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जनपद माना जाता है। मगध को बिहार बोला जाता है, और पाटलिपुत्र जिसको आज के टाइम पर पटना जो है वो बोला जाता है। ठीक है। मगध में जो थे बिंबिसार आए, उसके बाद अजातशत्रु आए, अजातशत्रु के बाद महापद्मनंद आए, और महापद्मनंद को हरा करके जो मौर्य थे, मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने उनको हरा करके क्या किया था, उन्होंने अपनी डायनेस्टी यानी मौर्य डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया। और ये मौर्य डायनेस्टी को उन्होंने 321 में स्टैब्लिश किया था। और अपने गुरु, अपने टीचर जो चाणक्य थे, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता था, उनकी सहायता से किया था। ठीक है। अगर इसके बाद में बात करूँ तो उन्होंने क्या किया था, जो कौटिल्य थे या उनको जो चाणक्य कहा जाता था, उन्होंने इकोनॉमी जो बुक थी, अर्थशास्त्र जो बुक थी, वो बुक लिखी थी। ठीक है। इसके जो सबसे ज़्यादा मौर्य डायनेस्टी के सबसे इम्पोर्टेंट जो रूलर माने जाते हैं वो अशोका माने जाते हैं। अशोका क्यों माने जाते हैं? अशोका जो था वो रणनीति में, युद्ध नीति में बहुत ही ज़्यादा प्रवीण राजा थे। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जिस टाइम पे मतलब राज सिंहासन पर वो बैठे थे, गद्दी पर जब वो बैठे थे, तो उन्होंने कलिंगा का वॉर किया था। कलिंगा बेटा जो आज के टाइम पे उड़ीसा है ना, उसको पहले टाइम पर कलिंग बोला जाता था। ठीक है। कलिंगा का वॉर हुआ था। ठीक है। उसके बाद ये जो वॉर है ये 261 में हुआ था। और इनका जो एक मेन वो था, टॉपिक था, वो सिर्फ इतना ही था कि उन्हें कैसे भी करके कलिंग के वॉर को जीतना है। पर जैसे ही उन्होंने कलिंग का वॉर जीता, पता नहीं उनके अंदर क्या हो गया कि उन्होंने बौद्ध धर्म को ले लिया, और उनको ये पता लग गया कि युद्ध में कुछ नहीं रखा, ये खून बहाने में कुछ नहीं रखा। उन्होंने बौद्ध समिति की। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके वो बिल्कुल अलग हो गए थे। अशोक ने अपने बेटा जो महेंद्र था और बेटी जो सिंघमित्रा थी उसको देश विदेशों में भेजा और बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। ठीक है। अशोक के बहुत सारे अभिलेख लिखे गए हैं। इन अभिलेखों की खोज जो थी वो 1830 में की गई थी, और किसने की थी? जेम्स प्रिशेप ने की थी। ठीक है। इन अभिलेखों को जो ये अभिलेख जितने भी लिखे गए, इनके 13-14 अभिलेख लिखे गए थे। इन अभिलेखों में अशोक को देवानाम प्रियदर्शी कहा जाता है। इट मीन्स देवताओं का प्रिय। ठीक है। मौर्य, अगर मैं मौर्य डायनेस्टी की अगर मैं बात करती हूँ तो इस टाइम पर बौद्ध समिति, सारनाथ के स्तंभ, ठीक है, उसके बाद कई सारे और भी ऐसी ऐसी समिति हैं जो अशोका के टाइम पीरियड पर की गई थी। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मौर्य कला में किस तरीके की जीवन शैली थी, किस तरीके से लोग जीवन निर्वाह करते थे अपना, ठीक है, किस तरीके से मतलब वहाँ पे न्यायिक सिस्टम, कार्यपालिका सिस्टम, व्यवस्थापालिका सिस्टम जो था वो बसा हुआ था। और राजा जो थे, राजा के काम करने का तरीका कैसा था, वो किस तरीके से लोगों को न्याय देता था, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर मेंशन की गई हैं। और धीरे धीरे करके हम इन सारी चीज़ों को तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।